नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं चारू गर्ग। आज का टॉपिक है हमारा लोन, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बलवंत जैन, CFO अपनापैसा.com के। बलवंत जी, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू। चलिए, शो शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें वो कैसे हमसे जुड़ सकते हैं। आपके लोन से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर। साथ ही आप हमें SMS कर सकते हैं। कर्ज हमारा कोड लिखिए, अपना सवाल लिखिए, भेज दीजिए 57575 पर। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली दर्शक जुड़ी है नजमा, दिल्ली से। नजमा, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि मेरा नाम नाज़मा है। मेरे हस्बैंड का एक छोटा सा बिजनेस है और मैं दिल्ली 6 में रहती हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैंने सुना है दिल्ली 6 वालों को लोन नहीं मिल पाता है। हाँ जी। तो मैं और मेरे हस्बैंड एक फ्लैट लेना चाह रहे हैं और हमें 5 लाख का लोन चाहिए। तो क्या हम लोग लोन ले सकते हैं? हमें यहाँ पे लोन मिल जाएगा या नहीं? जी, नजमा पूछते हैं बलवंत जी हमारे एक्सपर्ट से। बलवंत जी, इनको जॉइंट लोन लेना है। ये हाउसवाइफ हैं और इनके पति की आय है 25 से 30 हजार। इनको क्या जॉइंट लोन इनको 5 लाख का मिल सकता है? देखिए चारू, ऐसा है कि जैसे इनको घर खरीदना है तो सबसे पहला तो मेरा सुझाव रहेगा कि घर हमेशा जॉइंट नाम से ही खरीदना चाहिए, जिससे कभी भी इनहेरिटेंस के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक सवाल एज ए को बोरोर जॉइंट बोरो करने का है, तो ये नजमा हाउसवाइफ है तो उनको को बोरो जॉइंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टी जॉइंट नेम से लेनी चाहिए। पर इनकी एलिजिबिलिटी है वो बढ़ेगी नहीं। तो नॉर्मली जो लेंडर्स है वो जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू का 80% तक, अगर आपकी लोन की राशि 20 लाख रुपए तक है तो 90% तक लोन देते हैं। और जो आपकी जो इनकम है, इनकम का जो सालाना इनकम है उसका 4 से 4.5 गुने के आसपास लोन देते हैं। तो जैसे उनका, जैसे मैं सुन पाया 5.5 लाख रुपए की सालाना इनकम में, तो इनको 25 लाख के आसपास होम लोन मिल सकता है, बशर्ते वो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 80% के अंदर फिट होना चाहिए। और इसके अलावा जो RBI के जो रिसेंट सर्कुलर आए हैं उसके हिसाब से जो स्टैम्प ड्यूटी और जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेज है वो बैंक फाइनेंस नहीं कर सकती, तो वो जो है पैसा उनको खुद अपनी जेब से निकालना पड़ेगा। बैंक इनको लैंड करने के पहले इनकी जो उम्र है और इनकी रेगुलर इनकम क्या है, उनके खर्चे वगैरह क्या है, और अगर तो पास्ट में इन्होंने कोई लोन वगैरह ली है तो उसकी सर्विसिंग वगैरह कैसी है, अगर उनकी क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह अच्छी है तो 20-25 लाख रुपए तक का लोन इनको आराम से मिल जाएगा। जी बिल्कुल बलवंत जी, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया, नजमा हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस फॉलो कर सकती हैं। इनके कुछ क्राइटेरियाज होंगे जो बैंक डिसाइड करेगा, उम्र या फिर इनकी जो रेगुलर इनकम है या इनका जो क्रेडिट हिस्ट्री का रिकॉर्ड है वो देखकर इनको जॉइंट लोन पर ये विचार कर सकती हैं। चलिए, हमारे अगले दर्शक हैं सतीश, राजस्थान से। सतीश, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैडम, नमस्ते। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। मैं इनकम टैक्स एम्प्लॉय है, मेरी 20,000 मतलब है ना, तो मुझे पर्सनल लोन करीब 1 लाख रुपए का है। जी, आपको पर्सनल लोन लेना है? आपकी ना, जब तक 2 साल कंप्लीट नहीं जाते हैं तो आपको पर्सनल लोन मिलेगा नहीं। जी हेलो, हाँ जी। तो क्या जब तक प्रोविजन पीरियड खत्म हो जाएगा तब तक कोई बैंक लोन नहीं देगी क्या पर्सनल लोन? जी बिल्कुल। चलिए पूछते हैं बलवंत जी से। बलवंत जी, इनको जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये एम्प्लॉयड हैं और इनको पर्सनल लोन चाहिए, तो इनको आप क्या सजेस्ट करेंगे और ये कौन से बैंक का विकल्प कर सकते हैं? देखिए चारू, ऐसा है कि कोई भी लेंडर जो है लैंड करने के पहले जो कम से कम जो मिनिमम एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया रहता है, वर्क एक्सपीरियंस का, तो नॉर्मली 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया रहता है कि आपने कम से कम 2 साल अगर कहीं पे काम किया है तो वो लोन देते हैं। जैसे ये सतीश जी बता रहे थे कि इनका 2 साल पूरा नहीं हुआ है, तो अगर ये प्रोफेशनली क्वालिफाइड है तो बैंक उनको कंसेशन दे सकती है। अदरवाइज अगर आपके 2 साल अगर पूरे नहीं हुए तो कोई भी प्रकार की लोन फैसिलिटी है, भले वो होम लोन हो या पर्सनल लोन, आपको नहीं मिलेगा। परंतु अगर आपके पास कोई असेट वगैरह सिक्योरिटी वगैरह देने के लिए हो तो मेरा सुझाव रहेगा आप कोई सिक्योर्ड लोन ले लीजिए बैंक से, तो बैंक थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी आपको लोन देने में। जी बलवंत जी, जैसा आप बोल रहे हैं कि ये सिक्योर्ड लोन का विचार कर सकते हैं, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ज़्यादातर बैंक्स थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं, पर्सनल लोन देने में थोड़ा सा सख्ती दिखाते हैं।
सही बताया चारू आपने। देखिए ऐसा है, पर्सनल लोन है वो बिना सिक्योरिटी का लोन है, तो जो एम्प्लॉयर है, या तो एम्प्लॉयर लिस्टेड कंपनी हो या अच्छा रेप्यूटेड एम्प्लॉयर हो तो ही पर्सनल लोन मिलता है। और मैं व्यूअर की जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि पर्सनल लोन जो है वो कॉस्टली रहता है, वो 17% से 24% की रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है। इसके सामने अगर आप कोई सिक्योर्ड लोन लेते हैं तो वो 15% से के आसपास पे मिल जाएगा। तो अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी देने के लिए है तो चारू मेरा सुझाव रहेगा व्यूअर्स को कि आप सिक्योर्ड लोन लीजिए। आप पर्सनल लोन अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है देने के लिए तो ही लीजिए, नहीं तो आपसे ये पर्सनल लोन है वो बहुत महंगा पड़ता है। जी बिल्कुल, हमारे एक्सपर्ट की राय आप फॉलो कर सकते हैं। आप सिक्योर्ड लोन लेने पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन लेने में बैंक थोड़ा सा सख्ती दिखाते हैं। चलिए हमारा अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरीश अहमदाबाद से। हरीश, पूछिए अपना सवाल। मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। मैडम मेरा क्वेश्चन था रिवर्स मॉर्गेज से रिगार्डिंग मेरे फादर का एज 61 है और हेलो जी पूछिए। मेरे फादर की एज 61 है और हमारा जो घर है वो मदर के नाम से है, तो उसको हमको रिवर्स मॉर्गेज कराने का है जी। तो उसमें कितना परसेंट तक रिवर्स मॉर्गेज होता है? प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन अभी 30 लाख है और फादर का पेंशन आ रहा है लगभग 15,000 पर मंथ, और अगर मैं 20 ईयर के लिए उसको रिवर्स मॉर्गेज कराता हूँ तो आफ्टर 20 ईयर कितना मेरे को पे करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आप रिवर्स मॉर्गेज पे बेसिकली आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं आपको ये भी जानना है? फॉर्मेलिटीज और एज वेल एज उसमें कोई टेक्निकल केस तो नहीं होता है, या जैसे कि सीनियर सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से डाउन टू 20 ईयर 15 ईयर उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है? जी पूछते हैं बलवान जी से। बलवान जी, इनके फादर की जैसे उन्होंने बताया इनके पास घर की इनकी जो वैल्यू है वो 30 लाख का इनकी वैल्यू है और इनको 20 लाख के लिए रिवर्स मॉर्गेज लोन लेना है, तो उसके लिए इनको क्या क्या चुनाव कर सकते हैं ये? देखिए चारू, ऐसा है कि ये जो रिवर्स मॉर्गेज है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए है और उसमें जो बोरोअर है उसकी इनकम वगैरह कंसीडर नहीं करते हैं। तो जैसे हरी जी बता रहे हैं उनकी मदर के नाम से ये प्रॉपर्टी है, तो वो अपनी मदर के नाम से भी रिवर्स मॉर्गेज लोन ले सकते हैं। रिवर्स मॉर्गेज जो लोन है उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। एक तो है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो उनकी खुद की एक्वायर की हुई होनी चाहिए। जो बोरोअर है उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और जैसे रिवर्स मॉर्गेज में आप एक मुश्त पेमेंट भी कर सकते हैं, पर एक मुश्त पेमेंट की जो आपको 15 लाख की लिमिट है, और आप चाहे तो मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली भी पेमेंट ले सकते हैं। पर उसके लिए जो मंथली कैप है वो 50,000 रुपये से 50,000 रुपये से ज़्यादा, भले आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ भी हो, परंतु जो रिवर्स मॉर्गेज के अंदर आपको 50,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा मंथली जो डिसबर्समेंट है वो नहीं मिलेगा। एक और बड़ी सहूलियत है कि आपको जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी में आप रह सकते हैं जब तक आप जिंदा रहते हैं। और आप जैसे आपके मदर के नाम के, मदर की डेथ के बाद में आपके फादर अगर जिंदा रहते हैं तो फादर जब तक जिंदा रहते हैं तब तक उस प्रॉपर्टी में रह सकते हैं। जहाँ तक कैलकुलेशन का सवाल है कि कितना रिवर्स मॉर्गेज का अमाउंट इनको मिलेगा, वो तो आपको बैंक को ही अप्रोच करना चाहिए। वो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन इंडिपेंडेंटली करवाएंगे और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इनबिल्ट करेंगे, आपको कितनी इंस्टॉलमेंट लगेगी 20 साल में, उसकी क्या वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी, तो वो तो आपको बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा उसके लिए। जी बिल्कुल बलवान जी, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी अच्छा विकल्प है रिवर्स मॉर्गेज लोन के लिए, वो बैंक को संपर्क कर सकते हैं। चलिए अभी हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी गुरु। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज हम बात कर रहे हैं लोन्स पर, जिस पर एडवाइस देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बलवान जैन, CFO अपनापैसा.com के। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें वो कैसे हमसे जुड़ सकते हैं। आपके लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप हमें ईमेल कर सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर। साथ ही हमें SMS करिए, कर्ज हमारा कोड लिखिए, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। चलिए हमारे अगले दर्शक हम जुड़े हैं हरीश भाटिया पटियाला से। हरीश, पूछिए अपना सवाल। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम कई बार बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं जी। तो अलग अलग बैंकों में हम
अप्लाई करते हैं, हम एक बैंक से लोन लेते हैं, तो अलग अलग बैंक सिविल चेक करते हैं। हाँ जी। तो उस सिविल चेक करने के दौरान जो बार बार सिविल चेक करते हैं, उससे सिविल रेटिंग खराब तो नहीं हो सकती हमारी? जी, तो आपको सिविल स्कोर पे आपको जानकारी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी, चलिए पूछते हैं बलवंत जी से। बलवंत जी, जैसे ही इन्होंने बताया कि ये बैंक्स में बार बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं, कई बार बैंक्स रिजेक्ट भी कर देते हैं, तो इससे इनकी सिविल हिस्ट्री पे इनके क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए हरीश जी, ऐसा है कि जब भी कोई लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो जो बैंक है वो सिबिल को अप्रोच करती है और वहाँ से आपकी जो रिपोर्ट है वो मंगवाती है। तो वो जब बैंक की जो रिक्वेस्ट जब सिबिल के पास जाती है तो वो सिबिल के रिकॉर्ड में वो दर्ज हो जाती है। तो आप बहुत ज़्यादा जगह पे अप्लाई किया है तो वो वहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी ये सिबिल का स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है वो किसी को भी मालूम नहीं है, पर वो बहुत सारे फैक्टर उसमें आता है। उसमें ये भी एक फैक्टर है कि अगर आप बहुत बैंक के थ्रू अगर एप्लीकेशन किया है तो उससे लगता है कि आप ये क्रेडिट फैसिलिटी के लिए, लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए डेस्परेट है, आपको उसकी भूख है, तो वो इसमें रिफ्लेक्ट होता है। और तो जो प्रोस्पेक्टिव लेंडर है, जो लोन देता है, उसके पहले वो जरूर सोचेगा कि आप बहुत डेस्परेट है लोन लेने के लिए, तो इतना इम्पैक्ट है, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आपका क्रेडिट स्कोर पे वो क्वांटिफाई कर पाना मुश्किल है। जी बलवंत जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि सिबिल स्कोर बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा स्कोर अच्छा है, या स्कोर किस मतलब कैसे डिसाइड होता है ये? देखिए चारू, ऐसा है कि जो हिस्टोरिकल डेटा है सिबिल का, उसके हिसाब से अगर आपका स्कोर 750 से अच्छा है, जैसे जो 80% की जो होम लोन है वो उन्हीं लोगों को मिली है जिनका सिबिल का स्कोर 750 से ज़्यादा है। तो और 600 के नीचे अगर आपका स्कोर है तो वो एकदम एडवर्स गिना जाता है। 600 से कम जिनका स्कोर है उनको कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलेगी, और जो 650 से और 750 के बीच का स्कोर है वो अच्छा रीजनेबल गिना जाता है। तो जो लेंडर है वो बाकी फैक्टर भी कंसिडर करेगा, आपकी एज है, इनकम है, और उसके बेसिस पे आपको लोन देगा। अगर आपको जहाँ तक प्रश्न आपका जो सिबिल स्कोर है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आप सिबिल की साइट पे जाइए और आप पेमेंट करिए। 470 रुपये सिबिल का स्कोर का जो पैसा लगता है, और आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री से, आपके क्रेडिट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वो 5 प्रश्न ऑनलाइन पूछे जाएंगे। उसमें से अगर आप 3 प्रश्न सही जवाब दे देते हैं तो 3 या 4 दिन में आपकी जो सिबिल स्कोर है और जो सिबिल रिपोर्ट है वो आप ईमेल के जरिए आ जाएगी। अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो जो आपने पेमेंट किया है वो प्रूफ आप सिबिल के एड्रेस पे भेज दीजिए तो आपको पोस्ट से आ जाएगी। और अगर आप सिबिल का स्कोर का तो जैसे 470 रुपया लगता है, आपको ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री चाहिए तो आप सिबिल रिपोर्ट मंगवा सकते हैं, उसका सिर्फ 154 रुपया ही लगता है। वो ऑनलाइन नहीं अवेलेबल है, तो आपको वो ऑफलाइन ही फॉर्म डाउनलोड करके आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह है, जो 2 प्रूफ देना पड़ता है, वो प्रूफ और एड्रेस प्रूफ है, वो उस फॉर्म के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा के सिबिल को भेज दीजिए। तो 15 दिन में मेरे हिसाब से आपको वो जो आपकी सिबिल रिपोर्ट है वो भी मिल जानी चाहिए। चारों में आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि जैसे 35 के बाद बोलते हैं कि आपको आपका एनुअल मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, उसी तरह आपको भी रेगुलरली हर साल में एक बार आपका जो सिबिल से स्कोर नहीं मंगवाओ तो कम से कम रिपोर्ट जरूर मंगवा देनी चाहिए, जिससे अगर आपके अकाउंट में आपके नाम से कोई अगर गलत रिपोर्टिंग भी हुई है तो आपको मालूम पड़ जाएगी। तो आप कभी भी जैसे लोन के लिए एप्लीकेशन करने जाते हैं, आपने प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर दी और मालूम पड़ता है आपका सिबिल में कोई प्रॉब्लम है और आपको लोन नहीं मिल जाता, तो आपका जो घर खरीदने का सपना है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो व्यूअर्स को नॉर्मली 1 या 2 साल में जो सिबिल की रिपोर्ट है वो मंगवा के चेक कर लेनी चाहिए कि उसमें जो ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो सही में उनके ही ट्रांजेक्शन है या कोई किसी और का ट्रांजेक्शन है या गलत बैंक ने कोई गलत रिपोर्टिंग कर दी है। जी बिल्कुल बलवंत जी, जैसे कि सिबिल की वेबसाइट पे आपने बताया जाके देख सकते हैं, और स्कोर 600 से कम है तो वो एडवर्स है, 650 से 700 के बीच में रीजनेबल स्कोर है, और दर्शक सिबिल रिपोर्ट भी मंगवा सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कविता जुड़ी है हमारे साथ अहमदाबाद से। कविता, पूछिए अपना सवाल। चलिए कविता से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। इन्होंने हमें ईमेल के जरिए भी सवाल भेजा है। इन्होंने पूछा है इनको जॉइंट लोन लेना है, इनकी एनुअल इनकम है 1.4 लाख और इनके ब्रदर की एनुअल इनकम है 5.5 लाख। इनको प्रॉपर्टी के लिए क्या ये ब्रदर के साथ मिलके जॉइंट लोन ले सकती हैं बलवंत जी? देखिए चारू, ऐसा है नॉर्मली जो बैंक्स हैं वो जॉइंट बोरोअर है वो
हस्बैंड वाइफ को, फादर सन को ये अलाउ करते हैं, ब्रदर या ब्रदर सिस्टर को नॉर्मली अलाउ नहीं करते हैं। परंतु आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं और बैंक जो केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करेगी कि भाई आपको आपके ब्रदर के साथ मिलके जॉइंट लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो आप बैंक को अप्रोच कर दीजिए और अगर आप बैंक को प्रूव कर सकती है कि ये जो मेरी और मेरे ब्रदर की इनकम है वो साथ में ही रहने, एज ए सिंगल इकोनॉमिक यूनिट है और जब तक लोन रहेगा तब तक वो सिंगल इकोनॉमिक यूनिट ही रहने वाली है, तो बैंक आपकी एप्लीकेशन कंसिडर कर सकता है। जी कविता हमारे साथ लाइन पे भी जुड़ गई हैं। कविता, आपने हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सुन ली होगी, आप कुछ और पूछना चाहती हैं उनसे? हाँ, एक्चुअली मैंने बैंक में रिकमेंड किया है और मैंने उन्हें सेंड भी किया अपना पूरा डिटेल। तो उन्होंने मुझे यही कहा है कि एज आई एम अनमैरिड तो वो मेरा कंसिडर नहीं करेंगे। जी बलवंत जी, क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए कविता, ऐसा है कि 2 बैंक्स हैं मेरे नॉलेज में जो जैसे 2 ब्रदर्स को बोरोर एक्सेप्ट करती है, HDFC लिमिटेड और ICICI बैंक। इसके अलावा जैसे रिलायंस फाइनेंस है और इंडिया बुल से आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी परंतु कंसीडर कर सकते हैं। पर जैसे बताते हैं ना कि जैसे कविता अनमेरिड है, इन ड्यू कोर्स इनकी शादी हो जाएगी तो फिर जो लोन है ना उसकी सर्विसिंग में प्रॉब्लम आ जाती है और लेंडर इसी कारण से अप्रिहेंसिव होते हैं ब्रदर्स को एज ए को बोरोर और ब्रदर एंड सिस्टर्स को एज ए को बोरोर एक्सेप्ट करने में। जी बिल्कुल, तो कविता आप हमारी एक्सपर्ट की एडवाइस फॉलो कर सकती हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी गुरु। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मनी गुरु। शो को आगे बढ़ाते हैं, अगला सवाल लेते हैं जो पूछा है मीनाक्षी ने SMS के जरिए हरियाणा से। इनको एजुकेशन लोन पर राय चाहिए। इनके फादर बिजनेसमैन है और इनको MCA करना है। इनको 5 लाख का एजुकेशन लोन चाहिए। बलवंत जी। देखिए चारू, ऐसा है कि 4 लाख तक का जो एजुकेशन लोन है वो तो आपको बिना किसी सिक्योरिटी वगैरह के मिल जाता है। 4 लाख से, चूंकि इनको मीनाक्षी को 4 लाख से ऊपर का 5 लाख का लोन चाहिए तो जो लेंडर है वो इंसिस्ट करेगा कि आप कोई भी टेंजिबल सिक्योरिटी जैसे घर वगैरह है वो रखिए, या इसके अलावा आप वो इंसिस्ट भी कर सकते हैं कि आप कोई जो गारंटर है जिसकी अप्रोप्रिएट इनकम है, जो लोन ले रहे हैं उसके अनुपात में इनकम है, तो वो भी आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा जैसे आप जो एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो आपको जो बैंक है उसमें आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा और जो आपकी फ्यूचर इनकम है वो असाइन करनी पड़ेगी। जहाँ तक प्रोसेस है कि कैसे अवेल कर सकते हैं, तो नॉर्मली जितने भी लेंडर्स हैं उनके जो एजुकेशन लोन के जो फॉर्म्स वगैरह है वो ऑनलाइन है, तो वो ऑनलाइन आप एप्लीकेशन कर सकती है और उसमें आपका जो आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, आप जो कोर्स कर रही है उसमें आपका एडमिशन हो गया उसका जो कॉन्क्रीट प्रूफ है वो आप सबमिट कर दीजिए। और जो लोन है वो आपको सर्विस करना जो है वो बाद में शुरू होगा, या तो आपका जो जॉब नौकरी लग जानी है उसके 6 महीने बाद में, या जो आपका कोर्स कंप्लीट होता है उसके 1 साल बाद में आपको उसका रीपेमेंट शुरू होगा। और जहाँ तक इंटरेस्ट का सवाल है वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। 11.5% से लेकर 17% तक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगता है एजुकेशन लोन पे। जी बलवंत जी, ये तो आपने बता दी एजुकेशन लोन पर क्या फॉर्मेलिटीज रख सकती हैं। अगर इनको इंडिया में या इनको अब्रॉड इनको कोर्स करना है तो उसके लिए भी इनको कितना लोन मिल सकता है? देखिए अगर अब्रॉड कुछ करना है तो जैसे 10 लाख तक 15 लाख तक का है और कुछ लेंडर है वो 25 लाख भी देते हैं। पर जो अब्रॉड अगर आपको कोर्स करना है तो उसमें जो आपका जो खुद का जो कंट्रीब्यूशन है वो 15% होना चाहिए। और इंडिया में जो आप कोर्स कर रहे हैं उसके लिए जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो मैं बताना भूल गया, आपको जो 5% है, जैसे 5 लाख का आपको लोन चाहिए तो आपको 25,000 रुपये अपना खुद का लगाना पड़ेगा, बाकी जो है वो बैंक आपको फाइनेंस कर देगी। जी बलवंत जी बिल्कुल, तो मीनाक्षी हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस फॉलो कर सकती हैं एजुकेशन लोन लेने के लिए। चलिए एक आखिरी सवाल हमसे ईमेल के जरिए पूछा है सुरेश ने मुंबई से, जो पूछते हैं इन्होंने ऑलरेडी HDFC बैंक से लोन लिया हुआ है जिसकी EMI दे रहे हैं 15,000। इनको दूसरा लोन चाहिए तो इनका सिबिल स्कोर 700 है, इनको दूसरा पर्सनल लोन मिल सकता है बलवंत जी? देखिए चारू, ऐसा है कि जैसे उनका जो सिबिल स्कोर है 700 है तो कोई बहुत अच्छा स्कोर भी नहीं है पर इतना खराब भी नहीं है, तो बैंक को अप्रोच करें और जो इनकी जैसे
इनकम वगैरह है, इनका जैसे होम लोन है उसकी कितनी ईएमआई वगैरह जा रही है, रेगुलर उनके कितने खर्चे वगैरह, उसके बेसिस पे पर्सनल लोन मिल सकता है। और जैसे मैंने बताया कि पर्सनल लोन नॉर्मली लेना नहीं चाहिए, और जो बैंक है वो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन जहां पे है वहीं बैंक को अप्रोच करिए। और अगर आपकी जो होम लोन है उसको सर्विस करते हुए अगर 2 साल या उससे ज़्यादा हो गए हैं तो आप जो HDFC है उनको अप्रोच कर सकती है, तो वो आपको टॉपअप लोन दे देंगे। और वो जो टॉपअप लोन है वो रिलेटिवली सस्ती भी है, जैसे जो आपकी होम लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे आधा टका ज़्यादा लगेगा, उसके सामने आप पर्सनल लोन देखने जाएंगे तो 17 से 24% के आसपास की इंटरेस्ट रेट लग जाती है। जी बलवंत जी, जैसे इनका सिबिल स्कोर 700 है, तो ये स्कोर वाइज भी कुछ डिपेंड करता है कि इनको कितना लोन मिल सकता है? नहीं, जो लोन की जो राशि है वो सिबिल के स्कोर पर निर्भर नहीं करती है। जो लोन की राशि जैसे मैंने बताया कि आपकी क्या इनकम है, आपकी क्या एज है, आपका बाकी खर्चे वगैरह क्या है, आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन वगैरह है, उस पर निर्भर करता है। सिबिल स्कोर आपको अच्छी रेट, अच्छा अगर सिबिल स्कोर है तो आपकी जैसे बैंक है वो प्रोसेसिंग फी आपकी माफ कर सकती है। आपको हो सकता है अगर आपका सिबिल का स्कोर कम है तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपका जैसे सिबिल का स्कोर 800 सवा 800 के आसपास है तो आप डिक्टेट कर सकते हैं कि नहीं मैं तो प्रोसेसिंग फीस नहीं दूंगा, मैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को आधा % का डिस्काउंट दे दीजिए। पर अगर आपका सिबिल का स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आपकी जो नेगोशिएट करने की पावर है वो कम हो जाती है। जी बलवंत जी, बिल्कुल, तो हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस फॉलो कर सकते हैं। आज इस शो में इतना ही। हम बात कर रहे थे लोन्स पे, हमारे साथ जुड़े थे बलवंत जी। शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। चलिए, अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस।